हेलो, आई एम संजुलता, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली से। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एक कॉन्ट्रैक्ट के निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना कम्युनिकेशन के जब तक ऑफर का कम्युनिकेशन नहीं होगा, वहाँ पर स्वीकृति करता यानी कि जो एक्सेप्टर है वो अपनी स्वीकृति नहीं दे सकेगा, और जब उसने स्वीकृति दी है उसका कम्युनिकेशन तब जब तक प्रस्तावक यानी ऑफरर के पास में नहीं पहुंचेगा, तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, ऑफर का कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेक्शन 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 3 कहता है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल यानी कि ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन होता है रद्दकरण। जो प्रपोजल उसने दिया है, प्रपोजल ने जो प्रपोजल सेंड किया है, एक्सेप्टर ने जो एक्सेप्टेंस दी है, उसका रद्दकरण। तो इन सब का क्या होना जरूरी है, कम्युनिकेशन जरूरी है। तो सेक्शन 3 कहता है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन इज मस्ट। इसके संबंध में एक फेमस केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त का, जिसका हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस केस में क्या था कि जो लालमन शुक्ला था वो गौरीदत्त का मुनीम था, वहाँ पे उसके यहाँ पे काम करता था। एक बार गौरीदत्त का भतीजा खो जाता है, तो लालमन शुक्ला को उसके भतीजे को खोजने के लिए हरिद्वार भेजा जाता है। इसके पीछे गौरीदत्त ने एक विज्ञापन एडवर्टीजमेंट दिया कि जो भी उसके भतीजे को ढूंढ के लाएगा उसको 501 रुपये इनाम में देगा। लालमन शुक्ला को इस विज्ञापन के बारे में, इस ऑफर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह इसके नॉलेज के बिना ही उसके भतीजे को ढूंढ के ले आता है। बाद में उसको पता चलता है कि जो गौरीदत्त था उसने अपने भतीजे को ढूंढ कर लाने वाले व्यक्ति को 501 रुपये इनाम के लिए देने का वादा किया था। तो जो लालमन शुक्ला था वो न्यायालय जाता है अब 501 रुपये प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे न्यायाधीश श्रीमान बनर्जी कहते हैं कि जो गौरीदत्त ने जो ऑफर दिया था उसका कम्युनिकेशन लालमन शुक्ला तक नहीं हुआ था। जब तक कम्युनिकेशन नहीं हुआ था तो उसके लिए वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। तो दोनों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण नहीं हुआ है। तो सेक्शन 3 के अनुसार इनके बीच में कम्युनिकेशन होना मस्ट है। अब हम पढ़ते हैं कि ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 कहता है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है। तो हम पहले पढ़ते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होती है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। तो इसके संबंध में सेक्शन 4 कहता है कि जो ऑफरर ने जो प्रपोजल दिया है वह ऑफरी के नॉलेज में आ जाता तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि ए है प्रपोजल, ए ऑफरर है, इसने बी को ने ऑफरी है, इसने इसको एक प्रपोजल दिया। तो ए का जो प्रपोजल है जब बी के नॉलेज में आएगा तो ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर के संबंध में इनके बारे में पढ़ते हैं। फेस टू फेस मतलब दो व्यक्ति आमने सामने बैठे हैं, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है। जैसे कि ए एंड बी एक आमने सामने बैठे टेबल पर, ये ऑफरर है, ये ऑफरी है। ये ऑफर देता है, तो जैसे ही ऑफर देगा, आमने सामने बैठा है तो जो ऑफरी है वो इसके प्रपोजल को सुन लेता है। तो जैसे ही सुनता है तो इनके बीच में कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो फेस टू फेस में हाथ टू हाथ कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। फिर है ये तो आमने सामने से बैठे। अब जब दो व्यक्ति है, ये दोनों व्यक्ति अलग अलग स्थान पर है, तो ये अपना जो प्रपोजल है वो किसके माध्यम से भेज सकता है, बाई पोस्ट भेज सकता है, बाई टेलीग्राफ भेज सकता है। तो इसमें कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, इसके संबंध में कहा गया है कि जब बी को इसका ये जो पोस्ट है या टेलीग्राफ है जब इसको रिसीव हो जाएगा, मतलब जब इसको प्राप्त हो जाएगा। इसके संबंध में है कि जैसे इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि ए है राजस्थान में बैठा है, बी दिल्ली में है। इसने अपना प्रपोजल, ऑफरर ने अपना प्रपोजल 11 अगस्त को
बाई पोस्ट इसको बी को सेंड किया। ये पोस्ट इसके पास में पहुंची 13 अगस्त को। तो यहाँ पे इसने रिसीव किया, तो यहाँ पे कब कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाता है? 13 अगस्त को। इसके संबंध में ये भी है कि 13 अगस्त को तो इसको इसने रिसीव कर लिया इस पोस्ट को, परंतु उसने उस दिन पढ़ा ही नहीं है। इसने पढ़ा है 14 अगस्त को पढ़ा, 15 अगस्त को पढ़ा, मतलब उनको नॉलेज नहीं है कि इसने कब इसको रीड किया है। तो अपन नहीं जान सकते कि जो ऑफरी है उसने ऑफर को कब, जो प्रपोजल है उसको कब रीड किया है। तो इसके संबंध में यही माना जाता है कि जब ऑफरी है वो प्रपोजल को रिसीव कर लेता है तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो जाता है। फिर है टेलीफोनिक ऑफर। टेलीफोनिक ऑफर को आमने सामने यानी फेस टू फेस बैठे हुए जो व्यक्तियों के बीच में जो मौखिक अनुबंध होता है उसके समान ही माना जाता है। इसके संबंध में केस है भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी। इस केस में कहा गया कि जो टेलीफोनिक जो ऑफर दिए जाते हैं वो आमने सामने बैठे मौखिक अनुबंधों के समान ही होते हैं। तो ये तो हो गया फेस टू फेस में हाथों हाथ तो उनके बीच में कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जब ऑफरी ऑफर को रिसीव करता है तो कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। टेलीफोनिक में वो फेस टू फेस मौखिक अनुबंधों के समान माना जाता है, मतलब उसी समय वो जब ऑफर ने उसको ऑफरी को सुनाया, टेलीफोन पे सुनाया, ऑफरी ने सुन लिया तो उनके बीच में कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा? हमने पहले पढ़ा था कि जो ऑफ़र है वो स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और जनरल भी हो सकते हैं। स्पेसिफिक व्यक्ति में कब कंप्लीट होगा? जब वो व्यक्ति विशेष की नॉलेज में आ जाता है। और अगर जनरल है, जनरल वो किसी के लिए भी खुला रहता है, तो कोई भी व्यक्ति जब उस ऑफ़र के संबंध में अवेयर हो जाता है तो कहा जाता है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है। इसके संबंध में भी सेक्शन 4 में ही कहा गया है। सेक्शन 4 में ही कम्युनिकेशन ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है इसके संबंध में बताया गया है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस प्रस्तावक यानी ऑफरर और एक्सेप्ट जो ऑफरी है उन दोनों के लिए अलग अलग टाइम पर कंप्लीट होता है। तो जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अपन इसको 2 भागों में कर सकते हैं। एज अगेंस्ट द प्रपोजर यानी प्रस्तावक के विरुद्ध कब कंप्लीट होता है, दूसरा एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध कब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है। तो प्रस्तावक के विरुद्ध कब कंप्लीट होता है? प्रस्तावक के विरुद्ध कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होता है जब एक्सेप्टर ने अपनी स्वीकृति पारेषण यानी ट्रांसमिशन के अनुक्रम में डाल दी है और उसे वापस लेना जो एक्सेप्टर है उसके पहुंच के बाहर हो गया। जैसे एक बार पोस्ट कर दिया तो उस पोस्ट को वो वापस नहीं ले सकता है, तो वहाँ पे माना जाता है कि ये प्रस्तावक के विरुद्ध कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे दूसरा है एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर स्वीकृतिकर्ता या स्वीकर्ता के विरुद्ध कब होगा? स्वीकर्ता के विरुद्ध कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब पूरी होती है जब स्वीकृति जो इसने जो स्वीकृति दी है वो प्रस्तावक के पास पहुँच जाती है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। इस उदाहरण में ए ऑफरर है, बी ऑफरी या फिर एक्सेप्टर है। ऑफरर ने अपनी कार सेल करने के लिए एक्सेप्टर को एक ऑफर दिया, वो उसने 1 अगस्त 2020 को बाई पोस्ट सेंड किया। ये ऑफरर राजस्थान में रहता है, एक्सेप्टर दिल्ली में रहता है। तो ये जो पोस्ट इसने दिया था वो एक्सेप्टर के पास में 3 अगस्त को उसको पहुंच गया। 4 अगस्त को इसने एक्सेप्टर ने स्वीकृति पत्र तैयार करवाया। 5 अगस्त को इसने जो स्वीकृति पत्र तैयार करवाया उसको बाई पोस्ट सेंड किया, जो ऑफर के पास में 7 अगस्त 2020 को पहुंचा। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है? जब वह ऑफरी के नॉलेज में आ जाता है। नॉलेज में कब आएगा? जब बाई पोस्ट या बाई टेलीग्राफ होता है तब वो उसको जो पोस्ट है उसको वो रिसीव करता है। तो इसने जैसे 3 अगस्त को रिसीव किया इस पोस्ट को, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो जाता है। तो 3 अगस्त को ये पूरा हुआ। अब एक्सेप्टेंस के संबंध में, एक्सेप्टेंस में कब होगा? एक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफरर, इसके विरुद्ध ऑफर के विरुद्ध कब कंप्लीट होता है? जब ऑफरी ने एक्सेप्टर ने अपनी जो स्वीकृति है बाई पोस्ट या फिर किसी भी माध्यम से ट्रांसमिशन के कोर्स में डाल दी है, पारेषण के अनुक्रम में डाल दी है। इसने कब डाली है? 5 अगस्त को इसने बाई पोस्ट अपनी स्वीकृति कहाँ भेजी? ऑफर के पास भेजी। तो जैसे 5 अगस्त को इसने अपना जो लेटर है, स्वीकृति पत्र है,
लेटर बॉक्स में डाला तो इस लेटर बॉक्स में से ये वापस अपनी स्वीकृति वापस नहीं ले सकता, तो इसके पहुँच के बाहर इसको वापस लेना। तो जैसे इसने पोस्ट पे डाल दिया है, पारेषण के अनुक्रम में कर दिया है, तो ऑफर के विरुद्ध यहाँ पे एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता है। 5 अगस्त को इसने डाला, पोस्ट बाई पोस्ट इसने सेंड किया, तो 5 अगस्त को एज अगेंस्ट ऑफर ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अब एक्सेप्टर के विरुद्ध कब कंप्लीट होगा? जब इसने जो एक्सेप्टेंस डाली है वो ऑफर के पास पहुंच जाती है। ऑफर के पास में कब पहुंची? 7 अगस्त को पहुंची। तो कोर्स ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफरी कब कंप्लीट होगा? 7 अगस्त को, जब इसने स्वीकृति प्राप्त कर ली है। यहाँ पे ये एज अगेंस्ट ऑफरर, एज अगेंस्ट ऑफरी क्या होता है? एज अगेंस्ट ऑफरर है। ऑफर मतलब इसके विरुद्ध कब होगा? इसके विरुद्ध 5 अगस्त को, जब इसने एक्सेप्टेंस डाल दिए, पारेषण अनुक्रम में डाल दी, तो मतलब इसके बाद में क्या होगा? ये अपने जो इसने जो ऑफर दिया उसको वो कैंसिल नहीं कर सकता, उसका रिवोकेशन नहीं कर सकता है। और एज अगेंस्ट ऑफरी कब होगा? इसके विरुद्ध कब होगा अगेंस्ट? जब इसने स्वीकृति प्राप्त कर ली, इसके पास में स्वीकृति पत्र पहुंच जाता है, मतलब इसके बाद में जब इसके विरुद्ध ये हो जाता है, एक्सेप्टेंस कंप्लीट, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में अपनी एक्सेप्टेंस को वापस नहीं ले सकता है। यानी कि जैसे ही ऐसे कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा, वहाँ पे दोनों पक्षकारों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हो जाता है। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? प्रस्ताव का संवहन यानी कम्युनिकेशन का कंप्लीट होता है जब प्रस्ताव ऑफरी की नॉलेज में आ जाता है। प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफर कब कंप्लीट होता है? जब एक्सेप्टर ने स्वीकृति पत्र पारेषण के अनुक्रम में डाल दिया है और उसको वापस वो नहीं ले सकता है। स्वीकृतिकर्ता की स्वीकृति का संवहन कब कंप्लीट होता है? जब स्वीकृति पत्र प्रस्तावक के पास में पहुंच जाता है। अब हम पढ़ते हैं जनरल रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। सबसे पहले अनुबंध का स्थान। अनुबंध कहाँ पर होगा? अनुबंध में उसके स्थान का अत्यंत महत्व होता है। अनुबंध के स्थान के आधार पर ही न्यायालय के कार्यक्षेत्र का निर्धारण होता है। जब दो व्यक्ति फेस टू फेस एक ही स्थान पर बैठ के कोई प्रस्ताव करते, स्वीकृति करते, तो यही माना जाता है कि जहाँ पे प्रस्ताव हुआ है, जहाँ पर उसकी स्वीकृति हुई है, वही उसका अनुबंध का स्थान होता है। तो फेस टू फेस में हो जाएगा क्योंकि एक ही जगह बैठ के दोनों व्यक्ति प्रस्ताव स्वीकृति करते हैं। अब जब डाक के माध्यम से कोई प्रस्ताव किया गया और डाक के माध्यम से स्वीकृति दी गई है, तब अनुबंध का स्थान क्या होगा? तो प्रस्ताव और स्वीकृति डाक के माध्यम से पत्र द्वारा दी गई है, तो वह स्थान अनुबंध का स्थान होगा जहाँ से स्वीकृति पत्र यानी एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में डाला गया है। ये पूछा जाता है कई बार कि कौन सा स्थान अनुबंध का स्थान होगा जब डाक के माध्यम से स्वीकृति और प्रस्ताव किया गया है। तो जब डाक के माध्यम से प्रस्ताव और स्वीकृति किया जाता है, तो जहाँ से स्वीकृति पत्र लेटर बॉक्स में डाला गया है, तो वो स्थान अनुबंध का स्थान माना जाएगा। टेलीफोन में, टेलेक्स में कहाँ पर होगा अनुबंध का स्थान? जहाँ पर जिस स्थान पर स्वीकृति प्राप्त होती है। टेलीफोन पर है जैसे कि ए बी। ए कौन है? ऑफरर है, ये ऑफरी है। इसने टेलीफोन, ए ने बी को टेलीफोन पर ऑफर दिया, बी ने वापस रिप्लाई किया, मतलब इसने क्या दे दी? अपनी यहाँ पर एक्सेप्टेंस दी है। तो यहाँ पे अनुबंध का स्थान कहाँ होगा? स्वीकृति कहाँ सुनी गई? इसने जो स्वीकृति दी है वो स्वीकृति कहाँ सुनी गई? जहाँ पर कि ये ऑफरर रहता है, जहाँ पे ऑफरर उस टाइम है। तो जहाँ पे टेलीफोनिक या फिर टेलेक्स के माध्यम से स्वीकृति दी है, तो जहाँ पर ऑफरर को वो स्वीकृति एक्सेप्टेंस प्राप्त होती है, तो वो अनुबंध का स्थान होगा। लेटर बॉक्स के संबंध में क्या होगा? ये ऑफरर है, ये ऑफरी है। तो जहाँ से ऑफरी ने अपना पोस्ट स्वीकृति, इसने स्वीकृति जहाँ से लेटर बॉक्स में डाली है, तो वो क्या होगा? अनुबंध का स्थान होगा। तो जहाँ पे बी ने जहाँ से डाला वो अनुबंध का स्थान कहलाएगा। तो हो गया अनुबंध का स्थान। इसके बाद है अनुबंध का समय क्या होता है? अनुबंध किस समय होता है? फेस टू फेस में तो वो हाथों हाथ ही हो जाता है, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे सुन रहे हैं और कह रहे हैं।
बाई पोस्ट कब अनुबंध का समय क्या होगा? बाई पोस्ट जिस समय ऑफरी ने स्वीकृति पत्र लेटर बॉक्स में डाला है वह समय अनुबंध का समय या फिर कॉन्ट्रैक्ट का समय कहलाएगा। तो लेटर बॉक्स में तो जब इसने डाला वो अनुबंध का समय होगा, चाहे इसको कभी भी वो प्राप्त हो। फिर टेलीफोनिक है, टेलेक्स में जब स्वीकृति टेलेक्स के माध्यम से स्वीकृति दी जाती है तो जो प्रस्तावक है, प्रस्तावक के पास में वो टेलीफोनिक स्वीकृति पहुंचती है, टेलेक्स पहुंचता है, तो वो अनुबंध का समय माना जाएगा। फिर है एजेंट को स्वीकृति, जब प्रस्तावक कोई ऑफर है, ऑफरी के पास में एजेंट के माध्यम से भेजता है, और जो स्वीकृति करता है एक्सेप्टर है वह अपनी स्वीकृति भी उस एजेंट को दे देता है। तो जिस समय ऑफरी ने अपनी स्वीकृति एजेंट को दी है तो वह अनुबंध का समय होगा, चाहे वो एजेंट है वो किसी भी समय अपने मालिक को किसी भी समय उसकी स्वीकृति के संबंध में बताए। फिर है टेलीफोनिक स्वीकृति। टेलीफोनिक स्वीकृति के संबंध अभी कहा ही है कि यह फेस टू फेस अनुबंधों के मौखिक अनुबंधों के समान होता है। तो इसमें कहा गया कि जो टेलीफोन पर दी गई जो स्वीकृति है उसका खंडन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑफरर है, ऑफरर ने टेलीफोन पर एक्सेप्टर को या फिर ऑफर को जो प्रस्ताव किया, ऑफरी ने तुरंत उसको स्वीकृत कर लिया है, तो उसको वापस ले ही नहीं सकता क्योंकि वो ऑफरर के पास में पहुंच चुकी है। तो जैसे ऑफरर के पास में स्वीकृति पहुंचती है वो ऑफरर जो ऑफरी है उसके विरुद्ध कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता है, तो उसको वापस नहीं ले सकता है। फिर है टेलेक्स पर स्वीकृति। टेलेक्स पर स्वीकृति क्या होगी? तो जहाँ पे ऐसे जो प्रस्तावक है उसको टेलेक्स पर स्वीकृति प्राप्त होगी तो वहाँ पर स्वीकृति का संबंध पूरा होगा। सेक्शन 7 कहता है कि डाक द्वारा स्वीकृति, जहाँ पर जो प्रपोजर है उसने कुछ भी नहीं बताया कि स्वीकृति किस माध्यम से दी जानी चाहिए, तो उस कंडीशन में डाक के माध्यम से स्वीकृति भेजी जाती तो उसे उचित ढंग माना जाता है। यह है सेक्शन 7 में कहता है डाक के द्वारा स्वीकृति क्या है? उचित ढंग है। जब प्रस्तावक ने कोई भी ढंग नहीं बताया कि किस माध्यम से उसकी स्वीकृतिकर्ता भेजेगा, और डाक के माध्यम से पढ़ चुके, जहाँ पे जैसे ही डाक को लेटर बॉक्स में डाल दिया जाएगा अनुबंध का समय अनुबंध उसी समय पूरा हो जाएगा, और जहाँ से डाला जाता है वही वो अनुबंध का स्थान होगा। फिर है स्वीकृति का पत्र देरी से मिलना। यदि स्वीकृति पत्र देरी से मिलता है तो भी प्रस्तावक उस स्वीकृति से बाध्य किया जा सकेगा यदि स्वीकृतिकर्ता ने पत्र पर वही पता लिखा है जो कि प्रस्तावक ने उसे भेजा था। तो यहाँ पे एक्सेप्टर की कोई गलती नहीं होगी, तो जो स्वीकृति पत्र देरी से मिलेगा तो भी यहाँ पे जो प्रस्तावक है उस प्रस्तावक को जो स्वीकृति प्राप्त होती है उससे वो बाध्य होगा, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हो जाएगा। फिर है लाउड स्पीकर पर किए गए ठहराव। लाउड स्पीकर पर बोली लगाना या कोई प्रतिज्ञा करना या फिर कोई वचन देना किसी भी पक्षकार को बाध्य नहीं कर सकता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भंवरी लाल वर्सेस सुख दर्शन लाल के मामले में निर्णय दिया कि लाउड स्पीकर पर दिए गए वचनों का बंधनकारी प्रभाव नहीं होता है, इससे किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण नहीं होता है। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होते हैं एंड जनरल रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है। थैंक यू।